हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिक्स लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड का लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज solubility of ionic compound. Now student, this is very important topic. Now before starting this lecture, let us revise what we have studied in lecture number 5, that is previous lecture. Lecture number 5 में we have started the lecture with properties of ionic compounds. आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज करिए. The first property was physical state. As we all know, ionic compounds are crystalline solid in nature. Second point, the students, melting point and boiling point. Since ionic compounds have a very strong electrostatic force of attraction, therefore they have high melting point and boiling point. तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म. सिंस आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसके लिए उनके अंदर कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता है. सो आइसोमेरिज्म इज बेसिकली शोन ओनली बाय कोवैलेंट कंपाउंड्स. उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कंडक्टिविटी के बारे में. अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी सॉरी, तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है. सो आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर नॉट फ्री टू मूव. तो सॉलिड स्टेट में दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बाद में हमने पढ़ा था मोल्टन स्टेट में यस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्वस स्टेट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है. उसके बाद में हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, दैट वाज आइसोमॉर्फिज्म. टू और मोर आयनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमॉर्फस. उसमें हमने दो केस डिस्कस किए थे बच्चों, आप मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो. सबसे पहला केस था बाइनरी सॉल्ट्स का. उसके अंदर कंडीशन क्या थे, फॉर्मूला टाइप ऑफ द कंपाउंड शुड बी सेम. दूसरा कंडीशन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन एंड कटायन शुड बी सेम एंड अनायन एंड आयन शुड बी सेम. उसके बाद में हमने दूसरा वाला कंपाउंड डिस्कस किया था. उसमें हमने डिस्कस करके देखा था कि वो कौन से थे आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ठीक है ना, दैट इज मेटल ऑक्सी सॉल्ट्स. अगर हम उनकी बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड का स्टेटमेंट क्या था, फॉर्मूला टाइप ऑफ द कंपाउंड शुड बी सेम. दूसरा कटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साइज ऑलमोस्ट शुड बी सेम होना चाहिए. और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो थर्ड था, दैट दे शुड हैव सेम स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब अनायन का स्ट्रक्चरल यूनिट सेम होना चाहिए. तो मैंने आपको उसमें लिखवाया भी था कि याद रखने के लिए, बोरॉन रहेगा, कार्बन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनार. फॉस्फोरस रहेगा, सल्फर रहेगा या हेलोजन रहेगा तो उनके ऑक्सी सॉल्ट्स का क्या होता है, sp3, दैट इज टेट्राहेड्रल. और बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे ना स्टूडेंट्स. सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है हाइड्रेशन एनर्जी, वो भी हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है. तो इस वजह से सोल्यूबिलिटी को आज हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स. अगर हम बात करें सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो मैंने कुछ डायग्राम्स ऑलरेडी बोर्ड पे बना के रखे हैं, आप लोग जरा देखिएगा. सबसे पहले ये वाला जो डायग्राम है, वी कैन अज्यूम दैट ये है आपका सॉल्ट, ठीक है. ये कौन है बेटा, सॉल्ट है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे. सॉल्यूट वो होता है जो डिसॉल्व होने वाला है. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट. तो ये NaCl का क्रिस्टल है बेटा. सिंपल एग्जांपल मान लेते हैं, NaCl का क्या है, क्रिस्टल है. तो जस्ट इमेजिन करो ये आपका NaCl का क्या है, क्रिस्टल है. इसमें सब आयन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो अब ये 1 मोल ऑफ क्या है, लैटिस है. तो यहाँ पे हम लोग इसको 3D स्ट्रक्चर बोलेंगे और इस वजह से इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लैटिस बोल सकते हैं. सो दिस इज द लैटिस ऑफ किसका, NaCl. बराबर है. ये सेकेंड बीकर में हमने क्या डाला है, वाटर है. दिस इज बेसिकली योर सॉल्वेंट. ये क्या है, वाटर विच इज नथिंग बट सॉल्वेंट. तो यहाँ पे हमने एक बीकर में क्या ले लिया है, सॉल्वेंट ले लिया है. सो वाटर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, H2O. यू कैन सी दिस इज ऑक्सीजन सेंटर में, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन. दो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. आप देख सकते हो ये वी शेप में है. यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है और ये दूसरा लोन पेयर है. तो ऑक्सीजन हैज हाउ मेनी लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड इट हैज एंगुलर और वी शेप स्ट्रक्चर. तो वी कैन से दैट दिस बीकर कंसिस्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. तो वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा हूँ. ये आपका ऑक्सीजन एटम है, ठीक है. यहाँ पे इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन होगा. यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ. इस साइड में भी एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है. बराबर. चलिए, तो कहने से ऐसे बहुत सारे करोड़ों वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे. एज वी ऑल नो
that oxygen is more electronegative than hydrogen. So this oxygen will have a del negative ka charge, and these two hydrogen will have del positive ka charge. Del positive and del negative. So this is a polar or non-polar. This is 2 del negative. This is a polar solvent. What kind of solvent it is? Polar solvent. ठीक है? तो मुझे एक बात बता, आयनिक कंपाउंड खुद भी क्या होते हैं? प्लस माइनस से मतलब पोलर है, तो ये भी क्या होना चाहिए? पोलर. सो केमिस्ट्री का एक रूल है, याद रखिए बच्चों, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. लाइक डिसॉल्व्स लाइक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मीनिंग है बेटा, पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा. ठीक है? अभी जस्ट इमेजिन करो, इस क्रिस्टल को उठा के, नमक को मैंने किसके अंदर डाल दिया? पानी के अंदर डाल दिया. तो नमक को उठा के अगर मैं पानी के अंदर डाल रहा हूं, ठीक है, 1 सेकेंड, अगर मैं नमक को उठा के पानी के अंदर डाल रहा हूं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्रिस्टल को हमने किसके अंदर प्लेस कर दिया? अभी वाटर के अंदर. ठीक है? So can we say that the lattice of NaCl is present now inside what? The water molecule. तो मुझे बताओ, जब ये क्रिस्टल को हमने पानी में डाला तो अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. डेल नेगेटिव देख सकते हो. तो मुझे था क्रिस्टल में यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. तो कहने से बेटा ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव है और इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव. तो ये इसकी तरफ क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट होना चाहिए. तो इन दोनों के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा. तो कैन वी से दैट यहाँ पे मेरे पास कौन है? वाटर मॉलिक्यूल है O, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है. ठीक है? आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे हम लोग. ये H है, ये भी क्या है? H है. इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? डेल नेगेटिव चार्ज है. तो कैन वी से दैट वो इस कटायन की तरफ, दैट इज Na+ की तरफ अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? अट्रैक्ट होगा. डेफिनेटली इस तरीके से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा. ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो इस Na+ की तरफ क्या होंगे बच्चों? अट्रैक्ट होंगे. क्लियर है? इस Na+ की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे. ना स्टूडेंट्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ Na+ की तरफ, Cl- की तरफ भी हाइड्रोजन तो अट्रैक्ट होगा. अभी मैं सब डायग्राम में तो नहीं बताऊंगा. इट इज अंडरस्टूड दैट Cl- as well as Na+ both are attracted towards what? Water. ठीक है? So 1 second. Okay students, sorry. तो यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? द क्रिस्टल ऑफ NaCl. तो कैन वी से दैट Na+ की तरफ कौन अट्रैक्ट हो रहा है? वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट. ऑक्सीजन वाला पार्ट इसकी तरफ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है. और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कटायन को क्या कर रहे हैं? सराउंड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? सराउंड कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, बराबर है? नाउ दिस इज अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वाटर का, वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है बच्चों? सोडियम के साथ में, राइट? तो यहाँ पे बॉन्ड इज फॉर्म्ड और बॉन्ड इज ब्रोकन. बॉन्ड इज फॉर्म्ड. अगर केमिस्ट्री का रूल है, बॉन्ड अगर फॉर्म होगा तो क्या होगा? हीट इवॉल्व होगा कि एब्जॉर्ब होगा? हीट इज इवॉल्व. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हीट इज रिलीज्ड या फिर इवॉल्व लिख सकते हैं. तो इस प्रोसेस के दौरान हीट इवॉल्व हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है? हीट इज इवॉल्व. इस प्रोसेस में कटायन इज सराउंडेड बाय डैश मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है ना? Even the same way anion will be surrounded by dash molecule, water molecule. The process in which cation and anions are surrounded by water molecule. The process in which cation or anion are surrounded by dash molecule, water molecule is known as hydration. क्या बोलेंगे इसको? Hydration. So what is hydration? Hydration is a process in which cation or anion is surrounded by dash molecule, वाटर मॉलिक्यूल. इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे वाटर. अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसको हाइड्रेशन बोलेंगे, और अगर सॉल्वेंट अदर देन वाटर है तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेशन. स्टूडेंट ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समझ के लेना आपको. ठीक है? सो हाइड्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच कटायन और एन अनायन इज सराउंडेड बाय डैश मॉलिक्यूल्स,
water molecules, and solvation is a process in which cation or anion is surrounded by solvent molecule other than water. मुझे बताओ हाइड्रेशन में यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है? हीट से इवॉल्व हो रहा है। ये जो हीट इवॉल्व हो रहा है किस प्रोसेस के दौरान? हाइड्रेशन के दौरान। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। बराबर है? इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच, एच वाई डी आर, शॉर्ट में लिखेंगे एच वाई डी आर। एच वाई डी आर मतलब हाइड्रेशन और एच का मतलब एंथैल्पी। सो मुझे बताओ यहाँ पे हीट जो इवॉल्व हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी। सिंस यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है इसका मतलब इट इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। सो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक स्टूडेंट्स, इट इज एक्सोथर्मिक। ना मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करो। ये देखो इसकी तरफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है, तो मुझे एक बात बताओ वाटर मॉलिक्यूल क्या करना चाहेगा? इसको यहाँ से लेके जाना चाहेगा। अब यहाँ से सुनो, वाटर मॉलिक्यूल आगे इसको सराउंड कर रहे हैं, राइट? तो वाटर मॉलिक्यूल क्या चाहेंगे कि इसको मैं यहाँ से लेके जाऊँ, ऐसे लेके जाना चाहेंगे, फिर इसके पास इसको लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पूरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा? पानी में डिजोल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको लेके जाने के लिए ना कौन बोल रहा है? सर ये वाला जो है ना इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ऐसे जुड़ा हुआ है ना, निकल सकता है क्या? नहीं। तो इसके लिए मुझे बताइए इसके साथ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, और इस वजह से ये 3D स्ट्रक्चर बना रहा है। तो मुझे बताओ ये किस एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है? ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है, यस, इसके साथ भी क्या है? जुड़ा हुआ है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस। और लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी, यस यू गॉट इट करेक्ट, इसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। तो मुझे तो इसको डिनोट किससे करेंगे? डेल्टा एच एल से। और आपको यहाँ पे लैटिस को ब्रेक करना है कि फॉर्म करना है? आपको लैटिस को ब्रेक करना है। सो यहाँ पे डी आएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। यहाँ पे लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी आएगा, लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि आपको लैटिस को यहाँ से क्या करना है? तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? सर ये एंडोथर्मिक है। तो मुझे एक बात बताओ, आप बताओ लैटिस जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये क्या आयन इधर से जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो मुझे बताओ इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो ये हीट जो इवॉल्व हो रही है उससे ये बंधन टूट जाएंगे। ये बंधन तो लैटिस का बंधन है, तो ये बंधन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और जैसे ही अगर ये बंधन टूट गया तो ये Na+ यहाँ से चला जाएगा। बराबर है? तो क्या होना चाहिए? ये जो हीट इवॉल्व हुई है इट शुड बी सफिशिएंट, आई रिपीट द स्टेटमेंट, इट शुड बी सफिशिएंट टू ब्रेक द लैटिस। अगर ये हीट इवॉल्व कम हुई और लैटिस बहुत स्ट्रांग है तो क्या कंपाउंड डिसॉल्व होगा? नहीं। तो याद रखना जो हीट इवॉल्व होगी इट शुड बी ग्रेटर देन डैश एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो स्टूडेंट्स अगर समझो लैटिस एनर्जी से ज्यादा है और समझो NaCl तो सबको पता है इट विल डिसॉल्व इन वाटर, तो इसका मतलब हीट इवॉल्व इज ग्रेटर देन डैश एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो ये Na+ यहाँ से निकल जाएगा, और जैसे Na+ यहाँ से निकल जाएगा इट विल बी सराउंडेड होल एंड सोल बाय डैश मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स कैन वी से दैट जैसे यहाँ से Na+ चला गया, जैसे यहाँ से Na+ चला गया, लैटिस टूट जाएगा, सपोज Na+ गया, तो ये जो है आपका कौन सा आयन है बच्चों? Na+ आयन है। नाउ इट विल बी टोटली सराउंडेड बाय डैश मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बोर्ड पे लिखना अच्छे से। तो कैन वी से दैट इट विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस, ऐसे, ठीक है ना? तो कैन वी से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है इट विल सराउंड डैश Na+। ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? Na+ को सराउंड करके रखेंगे। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ क्या है? अट्रैक्शन है। ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे बताओ ऐसे बहुत सारे क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? Na+ को सराउंड करके रखेंगे। So this process is nothing but what? Hydration. So hydration is a process in which cation or an anion is surrounded by which molecule? Water molecule.
और अगर वाटर की जगह पे कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्वेशन। इसमें हीट इवॉल्व होता है कि एब्जॉर्ब होता है, हीट हमेशा इवॉल्व होता है। सो दिस इज योर Na+, ना टोटली सराउंडेड बाय डैश मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अगर मैं बात करूं Cl- की तो Cl- का क्या हाल होगा सर, Cl- इज आल्सो सराउंडेड बाय डैश मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। बट वाटर में बेटा किस वाले पार्ट से, हाइड्रोजन से कि ऑक्सीजन से, ऑब्वियसली इट हैज टू बी हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे बेटा। तो आप बताओ, ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से इसको क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे। आराम से डायग्राम पढ़ने में बच्चों भाई नहीं करना है। ये इतने प्यारे कंसेप्ट है कि अगर इनको फास्ट फास्ट सिखाऊंगा तो आपको मजा भी नहीं आएगा, मुझे सिखाने में भी मजा नहीं आएगा, आपको समझने में भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप जितना प्यार से पढ़ोगे उतना अच्छा अच्छा मजा आएगा। ठीक है, चलो बताओ। ये हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाना चाहूंगा। आप मुझे बताओ, इसके ऊपर डेल क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल क्या है, पॉजिटिव, बराबर है। इसका नाम क्या है, आयन है। और ये जो इंटरेक्शन हो रहा है किसके किसके बीच में हो रहा है सर, आयन के बीच में। और ये एक डाइपोल, इसको डाइपोल क्यों बोला बेटा, क्योंकि इसके अंदर एक नेगेटिव पोल है और एक पॉजिटिव पोल है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल। तो मुझे बता, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है, आयन विच में बी कटायन और अनायन एंड अ डाइपोल। ठीक है, सो इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड डाइपोल, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। कौन सा इंटरेक्शन बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, वाटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये आपके बीकर के अंदर पूरा का पूरा स्टोरी हो रहा है, पर आपको पता ही नहीं कि आपके बीकर के अंदर नमक क्या क्या काम कर रहा है। देखो नमक को मैंने बीकर में डाला, वाटर मॉलिक्यूल आके उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, हीट इवॉल्व हुआ, उसी हीट से क्या हुआ, लैटिस टूट गया, एंड देन कटायन एंड अनायंस आर नाउ सराउंडेड बाय डैश मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं कि पानी में जो नमक डिसॉल्व हो गया, क्या उसमें NaCl है, नहीं है, Na+ अलग है, Cl- अलग है, एंड दे आर सराउंडेड बाय डैश मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पे ये क्या था, NaCl। अगर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया बच्चों, पानी डाल दिया, क्या डाल दिया बच्चों, H2O। ये देखो H2O विच इज सॉल्वेंट, लिक्विड है, ऐसे ही डाल दिया बेटा। तो जैसे ही ये इसके अंदर डिसॉल्व होगा, क्या होगा, Na+ एक्वस बनेगा, बाय एक्वस बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, आप लोग लिखते हो ना ब्रैकेट में एक्वस, बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय डैश मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो Na+ इट इज एक्वस प्लस Cl- इट इज आल्सो एक्वस। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो पहले एक्वस थे क्या, नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर अपन डिटेल में समझना चाहे तो इसमें जो हीट इवॉल्व हुई है, इसमें जो हीट क्या हुई है बेटा, इवॉल्व हुई है, इसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये जो है यहाँ पे वो है इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आप मुझे बताओ, NaCl तो बेटा किस फॉर्म में था, लैटिस फॉर्म में। तो लैटिस का क्या करना पड़ेगा, पहले लैटिस को तोड़ना पड़ेगा। लैटिस को तोड़ने के लिए जो हीट इवॉल्व हुई थी किसके दौरान, हाइड्रेशन के दौरान, उसी हीट से क्या होगा, लैटिस टूटेगा। सॉरी। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहले लैटिस क्या होता है, ब्रेक करना पड़ेगा लैटिस को। सो इधर कौन सी एनर्जी लगेगी, लैटिस एनर्जी। ना लैटिस एनर्जी में बेटा हीट एब्जॉर्ब करेगा कि इवॉल्व करेगा, सर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे पास में Na+ था गैस फॉर्म में, प्लस यहाँ पे Cl- क्या है बेटा, गैस फॉर्म में। ऐसे मैं अलग अलग समझूंगा तो सब गैस फॉर्म में हो गया। फिर उसको कौन सराउंड करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, H2O सराउंड करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्वस में। दिस इज योर एक्वस स्टेट, राइट। मुझे बताओ, यहाँ पे भी सेम होगा, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, H2O एक्वस में। तो कैन वी से दैट यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कटायन एंड अनायंस आर सराउंडेड बाय डैश मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी, HYDRA। ठीक है ना, इसको भी क्या बोलेंगे, डेल्टा H HYDR।
तो यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है बच्चों? यहाँ पे हीट इज इवॉल्व। सो यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी हीट क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है, और यहाँ पे हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। मुझे बताओ कोई भी आयनिक कंपाउंड कब डिसॉल्व होगा? मुझे बताओ इस रिएक्शन की बात करें तो ये कंपाउंड कब डिसॉल्व होगा? जब हाइड्रेशन में जो हीट इवॉल्व होगी उससे अगर लैटिस टूट जाएगा तो ही ये कंपाउंड डिसॉल्व होगा, वरना डिसॉल्व होने वाला नहीं है। तो कैन वी से दैट यहाँ पे जो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज हुआ है वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू ये वॉन एवर साइकिल जैसा देखो इस तरीके से। तो मुझे बताओ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन ऑफ कटायन प्लस हाइड्रेशन ऑफ क्या? अनायन, राइट? आई रिपीट, एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन will be equal to this entire, पर ना ऐसे गए तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है यार, it will be equal to sum of these all, तो it is lattice energy plus क्या? Hydration energy of cation plus hydration energy of anion. So can we say that finally what is the formula for enthalpy of solution? Enthalpy of solution is equals to delta H L D आएगा कि F आएगा? D, क्यों? क्योंकि हमको लैटिस को यहाँ पे तोड़ना था, प्लस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कटायन, बराबर है, प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अनायन, प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अनायन। तो ये किसका है? कटायन का, और ये किसका है? अनायन का। तो ये है फॉर कटायन और ये किसका है बच्चों? अनायन का। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप मुझे बताओ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या? इट इज इक्वल्स टू लैटिस एंथैल्पी ऑफ व्हाट? डिसोसिएशन। इट इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कटायन प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अनायन। इन सब का क्या हो जाएगा? वो समेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? देखो, सो कैन वी से दैट बच्चों एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू enthalpy of solution is equals to lattice enthalpy of dissociation plus hydration enthalpy of cation plus hydration enthalpy of anion। इसमें मुझे बता हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कि इवॉल्व हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। और इन दोनों में हीट क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है। अगर एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है, इवॉल्व कम हो रहा है, तो फिर वो सब कंपाउंड डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। अगर एब्जॉर्ब कम हो रहा है और इवॉल्व ज्यादा हो रहा है तो कंपाउंड क्या होगा? डिसॉल्व होगा। एब्जॉर्ब मतलब प्लस, इवॉल्व मतलब माइनस। तो फाइनल आंसर इसका हमेशा क्या आना चाहिए? नेगेटिव। अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ही वो कंपाउंड क्या होगा? सॉल्युबल होगा बेटा। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज का सिंपल क्वेश्चन, अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से अगर कंपाउंड डिसॉल्व हो रहा है तो पिक्चर आपको ऐसे दिखेगा, और अगर कंपाउंड डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल। सो मैंने बहुत अच्छे से एफर्ट्स लेके एक एक चीज को अच्छे से बोर्ड पे प्रेजेंट किया है। दिस इज एंथैल्पी ऑफ व्हाट? हाइड्रेशन। अभी हमारे मन में दो क्वेश्चन आ रहे हैं, सर लैटिस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और लैटिस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? वो तो हमने एकदम डिटेल में पढ़ा था, बट जो हाइड्रेशन है या हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो हमारा पढ़ना बाकी है। और जैसे ही हमारे ये दोनों कंसेप्ट हो जाएंगे फिर हम लोग सॉल्युबिलिटी को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग, सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए? लैटिस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अभी हमको ये डिस्कस करना है कि जो हाइड्रेशन होता है कटायन और अनायंस का, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और एक बार ये कवर हो जाने के बाद हम लोग किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैंने इतना अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया है, आई एक्सपेक्ट कि आप भी इसी तरीके से नोटबुक में बनाओगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाली कौन कौन से फैक्टर्स है, तो विल डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ना स्टूडेंट, दीज आर एंट्रेंस लेक्चर, एक एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हर एक सॉल्वेंट का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है,
सर वो क्या होता है, वो तो बताया नहीं आपने, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी तो जस्ट हेडिंग लिखा है बच्चों को, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इन वैक्यूम। ये फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल है, वैक्यूम में एप्लीकेबल है। बट अगर कोई मीडियम की बात करें देन F इज इक्वल्स टू 1/K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इन अ पर्टिकुलर मीडियम। तो हम लोग तो मीडियम की बात करें, हमारा तो एक्वस मीडियम है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस मीडियम, डिसॉल्व्ड इन वाटर। यहाँ पे जो K है, K वो ही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम कौन है बेटा, हमारे पास में तो सॉल्वेंट वाटर है ना, सो इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। सवाल उठता है ये कि सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट होता क्या है। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो F और K का रिलेशन क्या है बच्चों, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है it weakens the force of attraction, it weakens the force of attraction, it weakens the force of attraction between ions। आयंस के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है। तो किसी भी सॉल्वेंट का देखो ना, आप क्लियरली समझ सकते हो ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बेसिकली क्या करता है, ज्यादा होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आयंस में क्या होगा, कम हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बेसिकली व्हाट, इट वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। हायर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हायर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, कंपाउंड जल्दी से क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्युबल हो जाएगा। कंपाउंड क्या हो जाएगा, जल्दी से सॉल्युबल हो जाएगा। तो कैन वी से दैट अगर K का वैल्यू ज्यादा होगा, K का वैल्यू ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस क्या होगा, कम हो जाएगा। आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो अगर आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वाटर उनको इमीडिएटली क्या करेगा, सराउंड करेगा। तो उनका हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। और अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज आल्सो मोर। तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी सॉल्वेंट का K जो आप होगा दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना। स्टूडेंट्स फिजिक्स में तो आप K लिखते हो, केमिस्ट्री में हम लोग इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन या फिर ER से, एप्सिलॉन R से, ठीक है। तो याद रखना ER का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहेगा, जितना ज्यादा होगा उतना बेटा वो डिसॉल्व करने में अच्छा हो जाएगा। सो हायर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, higher is the dielectric constant, more will be the hydration, more will be the hydration। तो ज्यादा हाइड्रेशन होगा कि कम हाइड्रेशन होगा, more will be the hydration and more will be the hydration energy। तो उसमें हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। सो हायर इज द एप्सिलॉन आर, बोलो मोर विल बी द हाइड्रेशन एंड मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। तो बेसिकली मुझे एक अगर बात करता हूँ, जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही वो अच्छा सॉल्वेंट होगा, एंड देयरफॉर वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इस वजह से वाटर को हम लोग कौन सा सॉल्वेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, बिकॉज इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 80, बहुत ही ज्यादा। किसी भी सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा वाटर का ही है। सो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर क्यों, क्योंकि इसके ऊपर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव बनता है, एंड इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा है। अभी जेई में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था
that dielectric constant of H2O is 80 and dielectric constant of H2O2 is 81 तो ये तो सब ज्यादा हो गया, but still H2O2 is not used as a solvent. H2O2 is not used as solvent. ऐसा जेई में क्वेश्चन पूछा गया है. सर ऐसा क्यों नहीं यूज होता है? बिकॉज H2O2 रीजन सोल्यूशन देख लेते हैं. H2O2 जो है इट इज अनस्टेबल इन एक्वा स्टेट, इट इज अनस्टेबल. और H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट ब्रेक्स अप इनटू H2O एंड O2. और जो सॉल्वेंट खुद ही स्टेबल नहीं है बेटा उसको हम लोग कैसे सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं? जो खुद कंपाउंड ही अनस्टेबल है उसको सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग यूज नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा, बहुत बार एंट्रेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा उतना ज्यादा, वो सॉल्वेंट उतना ही अच्छा हो जाएगा ना. स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक एक चीज में आपका 2 मिनट लेना चाहूंगा. एक एक चीज में बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना. ये सब नोट्स अगेन आई एम सेइंग, ये सब नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नेवर नो कौन से टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आ जाए. मैंने बहुत मेहनत करके सब नोट्स बनाए. एक चीज आपने देखा होगा प्रीवियस बोर्ड पे, मैंने इतना डिटेल में अच्छे से मेहनत करके डायग्राम बनाए ताकि आपके दिमाग में एक चीज उतार सकूं. तो स्टूडेंट्स आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इन वीडियो लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से सिंसियरली फॉलो करना है. नोट्स को एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखना है. आई कैन अश्योर यू अ गुड रिजल्ट इन केमिस्ट्री, ठीक है. अदर थिंग्स यू लेफ्ट इट टू मी, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. जस्ट विल रिलाई टोटली ऑन माय नोट्स. आई गारंटी यू विल हैव गुड रिजल्ट्स इन योर हैंड्स, ठीक है. तो अभी अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस सॉल्वेंट का जितना ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट उतना ही अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा. तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, देखिएगा जरा. क्वेश्चन है सॉल्वेंट, ठीक है, H2O सॉल्वेंट है, H2O, मिथेनॉल, इथेनॉल, C2H5OH एंड C6H6 दैट इज बेंजीन. और सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है. इसका दिया है 80, इसका दिया है 34, इसका दिया है 27 और इसका दिया हुआ है 30. ऐसा पूछा है, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन द गिवन सॉल्वेंट. अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन गिवन सॉल्वेंट. किस सॉल्वेंट के अंदर NaCl सबसे ज्यादा और अच्छे से ज्यादा डिसॉल्व हो पाएगा? अभी मुझे एक बात बताए, एकदम सिंपल. हायर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोर विल बी द हाइड्रेशन एंड मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूट. तो आप बता सबसे ज्यादा किस में डिसॉल्व होगा? H2O के बाद सेकेंड नंबर पे कौन आ रहा है? इट इज मिथेनॉल. मिथेनॉल में भी अच्छे से डिसॉल्व होगा H2O के बाद. फिर आता है इथेनॉल और लास्ट में कौन आता है? बेंजीन. तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बराबर है. ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा, बहुत ही इजी लगेगा आपको. चलो इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, कंटिन्यू है, डेटा सेम रहेगा. I'll repeat, at 25 degrees Celsius if the solubility of NaCl in methanol, solubility of NaCl in methanol is 10 gram per 100 ml. 10 gram per 100 ml. 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो रहा है इन 100 ग्राम ऑफ मिथेनॉल. देन at same temperature, the solubility of NaCl in H2O and benzene will be
in H2O and benzene will be option A 12 gram, 15 grams, option B 15 grams, 9 grams, option C 12 grams, 10 grams, and option D none of these. ठीक है, चलिए अभी स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान देना। आप मुझे बताओ मिथेनॉल के अंदर 10 ग्राम डिजोल्व हो रहा है। वेयर इज मिथेनॉल? मिथेनॉल ये रहा सर। तो मिथेनॉल के अंदर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 34 है। तो अगर मिथेनॉल के अंदर 10 ग्राम डिजोल्व हो रहा है तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ज्यादा है, तो वाटर के अंदर उसी टेम्परेचर पे ज्यादा डिजोल्व होना चाहिए कि कम? ज्यादा। सर तो 10 ग्राम से ज्यादा कौन सा आंसर है? सर सब ज्यादा है, सब ज्यादा ही है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। बेंजीन में भी पूछा ना, तो बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो मिथेनॉल से कम है। तो अगर बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिथेनॉल से कम है तो बेंजीन के अंदर 10 ग्राम से कम डिसॉल्व होना चाहिए। तो बेटा 10 ग्राम से कम आंसर कौन सा है? ये रहा, एक ही आंसर है, क्योंकि ये तो 10 ग्राम एग्जैक्ट होगा नहीं, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। तो आप बताओ इसका आंसर कौन सा राइट है? फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन बी 15 ग्राम्स 9 ग्राम। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे 15 ग्राम और कैसे 9 ग्राम आया, समझा? क्योंकि वाटर के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होगा क्यों? क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, और बेंजीन के अंदर कम होगा क्योंकि बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर ओनली। अभी तक मैंने पूरे बोर्ड पे सिर्फ एक ही फैक्टर सिखाया है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हर सॉल्वेंट का एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो कटायन अनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा? कम करेगा। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उतना कम करेगा, तो कटायन इजीली मूव हो जाएगा, यहाँ से अनायन भी इजीली मूव हो जाएगा। तो अनायन और कटायन मूव होंगे तो उनका हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। अभी हम लोग चार्ज एंड साइज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss the second point. Second point is charge on ions. Ions के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी या कोई भी एनर्जी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। क्यों? जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी दैट इज एच ई, सिंपल वर्ड्स में लिखे तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड प्लस दैट इज चार्ज ऑन द कटायन, और directly proportional to Z minus because that is charge of the anion. So higher is the charge, more is the hydration and more will be the hydration enthalpy. अभी अगर इसको क्वेश्चन फॉर्म में ले और अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन के फॉर्म में, कंपेयर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग, कंपेयर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है ना, फर्स्ट वन Li प्लस Be प्लस 2। तो डेफिनेटली बेटा चार्ज किसके ऊपर ज्यादा है? Be2 प्लस के ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इसका क्या हो जाएगा? ज्यादा। दूसरा Na प्लस कॉमा Mg2 प्लस कॉमा Al प्लस 3, किसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा है? Al प्लस 3 के ऊपर, तो Al प्लस 3 का हाइड्रेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तीसरा N माइनस 3 O माइनस 2 F माइनस, चौथा P माइनस 3 S माइनस 2 Cl माइनस। नथिंग, वीडियो पॉज करके आप सोचो इसका आंसर। आ गया? बोलो किसके ऊपर चार्ज ज्यादा है? डेफिनेटली इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा एज कंपेयर टू दिस। सेम वे इन दिस केस आल्सो, मोर इज द चार्ज मोर इज द हाइड्रेशन। ठीक है, दूसरा आता है साइज ऑफ द आयन के ऊपर ना। डेफिनेटली बेटा जितना साइज बड़ा होगा अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है आउटरमोस्ट शेल से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। सो हाइड्रेशन एनर्जी is inversely proportional to R नॉट। ठीक है, यहाँ पे R नॉट थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। यहाँ पे
आर नॉट जो है वो 1/r प्लस 1/r माइनस इस तरीके से है, दोनों का प्लस टोटल डायरेक्ट नहीं है. इज इट क्लियर? सो रिमेंबर दिस इज 1/r नॉट इज 1/r प्लस 1/r माइनस. तो कैन वी से दैट साइज एंड हाइड्रेशन एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जो ऊपर लिखा है वही करेक्ट. इसी को अगर हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखें, ए क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, चलो. कंपेयर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग. कंपेयर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग. फर्स्ट ऑप्शन Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस एंड Cs प्लस. Now listen to me carefully students. जब तक चार्ज सेम है तभी साइज को कंपेयर करना. पहले भी मैंने लेक्चर में बहुत बोला है. यहाँ पे बेटा चार्ज क्या था, सब जगह पे अलग अलग था, तो हमेशा चार्ज को पहले देखना है. साइज सिर्फ और सिर्फ तभी कंपेयर होगी जब चार्ज क्या होगा, सेम. अभी सबका चार्ज सेम है तो साइज कंपेयर होगी. साइज सबसे छोटा कौन है? Li प्लस सबसे छोटा है, तो Li प्लस सबसे छोटा है मतलब उसका साइज सबसे छोटा है, तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा. तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, एकदम सिंपल. दूसरा Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस. आप मुझे बताओ यहाँ पे चार्ज सबके ऊपर सेम है कि डिफरेंट है? सर चार्ज सब जगह पे सेम है. तो चार्ज अगर सब जगह पे सेम है तो सबसे छोटा साइज किसका है? बेरिलियम का. तो इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा. ठीक है. तीसरा एग्जांपल लेते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का है, तो फ्लोरीन का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा. एंड लास्ट ऑप्शन O-2, S-2, Se-2, Te-2. डेफिनेटली ऑक्सीजन सबसे छोटा है डाउन द ग्रुप. एटॉमिक साइज, आयनिक साइज इंक्रीज होता है. एक लास्ट और है स्टूडेंट्स, N-3 एंड P-3. N-3 एंड P-3. डेफिनेटली हाइड्रेशन ज्यादा किसका होगा? N-3 का होगा. तो मुझे एक सवाल आपसे पूछना था, एकदम सिंपल है बच्चों, ध्यान देना. मेरे पास अगर Li प्लस है, Li प्लस, ठीक है, कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है. और मेरे पास में Na प्लस है, कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप मुझे बताओ, जब इनका हाइड्रेशन होगा इट विल बी सराउंडेड बाय डैश मॉलिक्यूल. सर वाटर मॉलिक्यूल. इट विल बी सराउंडेड बाय डैश मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल. इसका जो फर्स्ट लेयर होता है, याद रखना इसके ऊपर बहुत बार MCQ क्वेश्चंस पूछा गया है. ठीक है, ध्यान देना. इसका जो फर्स्ट लेयर होता है, इसमें मल्टीपल लेयर्स बनते हैं वाटर के, क्योंकि बहुत छोटा कटायन है ना, तो हाइड्रेशन इसका ज़्यादा होता है. इसका जो फर्स्ट लेयर होता है उसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया. इसका जो फर्स्ट लेयर है उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से, जो इसको क्या करके रखते हैं बच्चों? सराउंड करके रखते हैं फर्स्ट लेयर ऐसे. सोडियम का जो फर्स्ट लेयर होता है, उसमें एक ही लेयर बनता है बाय द वे. बाकी सब में एक एक ही लेयर बनता है. सिर्फ खाली लिथियम का साइज बहुत छोटा है, इस वजह से मल्टीपल लेयर्स बनेंगे. मैं आपको बताता हूँ कैसे. ये देखो, इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे. कितने? 6. इस तरीके से फर्स्ट लेयर के अंदर इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6 मॉलिक्यूल्स होंगे. देखना, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 4 H2O. और यहाँ पे कितने H2O है? 6 H2O है. अभी इन दोनों में डिफरेंस ये है बच्चों कि लिथियम के केस में Li प्लस जो एक्वस होता है वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स बनते हैं. सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा. ये देखो, इसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा.
तो यहाँ पे बेटा मल्टीपल लेयर्स बनेंगे, जबकि बाकी के केस में सिंगल लेयर्स ही बनेंगे। कितने लेयर बनेंगे? सिर्फ एक एक ही लेयर बनता है। तो मुझे ये पूछना था आपसे कि अगर लिथियम के केस में मल्टीपल लेयर्स बन रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से, मल्टीपल लेयर्स बनेंगे। ये फर्स्ट लेयर जिसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल थे, सेकेंड, ये सबका अपने को ध्यान नहीं रखना है, खाली फर्स्ट लेयर का ही। तो क्या मुझे था इसमें मल्टीपल लेयर्स बन रहे हैं? हाँ बराबर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सोडियम और अदर स्पीशीज के बारे में, तो उनके हाइड्रेशन में क्या होगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ कितना लेयर बन रहा है? एक ही लेयर बन रहा है, ऐसा सिंगल लेयर। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं? मल्टीपल लेयर बन रहे हैं, बराबर है। यहाँ पे कितना लेयर बन रहा है? सिंगल लेयर। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, डायग्राम को देखो और बताओ बड़ा कौन हुआ? सर लिथियम बड़ा दिख रहा है। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 या 2016 का एक क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है कि एक्वा स्टेट में इनका साइज कंपेयर करो। सो स्टूडेंट डू रिमेंबर, इन एक्वा स्टेट, इन विच स्टेट? एक्वा स्टेट में जो सबसे छोटा होता है वो एक्चुअल में बहुत बड़ा हो जाएगा आयन। तो मुझे था Li प्लस एक्वस इज वेरी मच ग्रेटर देन डैश Na प्लस एक्वस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रेडियस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। कौन सा रेडियस? हाइड्रेटेड रेडियस। सो हाइड्रेटेड रेडियस ऑफ सोडियम is less than hydrated radius of sodium is less than hydrated radius of lithium, because lithium के केस में क्या बनता है? मल्टीपल लेयर्स बनता है, जबकि केस ऑफ सोडियम में बेटा एक ही लेयर बनता है। सो ये क्या हो गया? सेकेंड फैक्टर चार्ज ऑन द आयंस, एंड थर्ड फैक्टर साइज। चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ना बहुत सारे टीचर्स ऐसे सिखाते हैं, चार्ज और साइज को कंपेयर कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो उसको चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। चार्ज अपॉन साइज को क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। तो मैंने देखा है बहुत बार ऑफलाइन में भी, वो बच्चों को इतना अच्छे से नहीं समझता है, इसके लिए मैंने इसको ब्रेक ही कर दिया, चार्ज को अलग से, साइज को अलग से। तो बच्चों साइज तभी कंपेयर करना है जब चार्जेस क्या हो? सेम हो। जब तक चार्जेस सेम ना हो, साइज को कभी भी कंपेयर नहीं करना है। और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं आपके सामने 3 एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रखने वाला हूँ। 3 तो फैक्टर्स हो गए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे वो डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। और इसके ऊपर बहुत बार एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3 एप्लीकेशंस है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। आयनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखा गया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन? जो मैं Na+ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे गैस लिख रहा हूँ तो मतलब वो गैसियस स्टेट में हो गया, और अगर मैं एक्वस लिख रहा हूँ मतलब वो हाइड्रेटेड स्टेट में हो गया। तो उसकी साइज जो है वो हाइड्रेशन के ऊपर क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो स्टूडेंट्स हम सबको पता है, स्मॉलर इज द आयन, more is the hydration, and more will be the hydrated radius. तो जितना आयन छोटा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हमने देखा था Li+ के केस में बेटा, Li+ बड़ा हो गया किससे? सोडियम से, क्योंकि उसमें मल्टीपल लेयर्स बनते हैं। और वहां पे बेटा Li+ जो है ना सबसे बड़ा है, सीशियम से इवन बड़ा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बात करूँ एग्जांपल के तौर पे, लेट अस टेक एन एग्जांपल ए। सबसे पहले अगर हम बात करें मेटालिक रेडियस की, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान देना। लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, से बड़ा रुबिडियम, से बड़ा सीशियम, ये सबको पता है, ये आपने पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ाई है। मेटालिक रेडियस के बाद अगर हम बात करें गैसियस रेडियस की,
ठीक है ना, इन व्हाट आयनिक रेडियस की, दैट इज गैसियस फॉर्म में, आयोनिक रेडियस के बारे में। तो आयोनिक रेडियस मतलब Li प्लस कौन से फॉर्म में, गैस फॉर्म में, Na प्लस गैस फॉर्म में, दैट इज आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये सबको पता है, बट ये सब कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, क्योंकि आयनिक रेडियस हमेशा गैसियस फॉर्म में ही होती है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर मैं इसका हाइड्रेटेड रेडियस कंपेयर करूं, हाइड्रेटेड रेडियस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब मैं Li प्लस क्या लिखूंगा, एक्वस, वो सबसे बड़ा है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। Na प्लस K प्लस से भी बड़ा, ठीक है, Li प्लस सोडियम से भी बड़ा, पोटेशियम से भी बड़ा, रुबिडियम से भी बड़ा, इवन सीशियम उससे भी बड़ा, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स इसका रीजन ये है कि इन सब में एक ही लेयर बनता है, बट यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, और ये एग्जांपल मैंने आपको पूरा का पूरा ग्रुप 1 का समझाया कि उनका मेटालिक रेडियस का ऑर्डर क्या है, आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या है, और हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर क्या है। अभी मैं सबके सिर्फ हाइड्रेटेड रेडियस का ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लिया मैंने Be प्लस टू एक्वस, Mg2 प्लस एक्वस, Ca2 प्लस एक्वस, Sr2 प्लस एक्वस। तो स्टूडेंट्स इसमें टाइम वेस्ट मत करना, सोचना भी मत। एक्वस में जितना अनायन क्या होगा, कटायन छोटा होगा, उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा। ये कौन से रेडियस है, हाइड्रेटेड रेडियस है, हाइड्रेटेड। एक्वस लिखा मतलब हाइड्रेटेड। अगर मुझे कोई पूछ ले कि बताओ Na प्लस एक्वस बड़ा कि Mg प्लस 2 एक्वस बड़ा कि Al प्लस 3 एक्वस बड़ा, तो इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा उसका हाइड्रेशन भी ज्यादा, तो उसका हाइड्रेटेड रेडियस भी ज्यादा। एक और एग्जांपल लेते हैं, F माइनस एक्वस, F माइनस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, Br माइनस एक्वस और I माइनस एक्वस। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, फ्लोरीन, और सबसे छोटा हो जाएगा आयोडीन। ये सब कौन से रेडियस के बारे में बात हो रही है, आयोनिक रेडियस के बारे में। आयोनिक मोबिलिटी, बराबर है। सो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो तो आयंस क्या होते हैं बेटा, मूव करते हैं, ठीक है। जो आयन जितना मोटा होगा दैट इज जितना बड़ा होगा, उसका मूवमेंट क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो आयनिक मोबिलिटी, इट इज द टेंडेंसी, आयनिक मोबिलिटी is the tendency of ions to move, बराबर है। सो किसका टेंडेंसी ज्यादा होगा, जो आयन जितना छोटा होगा। सो सिंपल वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं, मोर इज द हाइड्रेशन ऑफ द आयन, मोर इज द हाइड्रेशन। अगर किसी का हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर इज द हाइड्रेशन ऑफ द आयन, लेस is the dash mobility, ionic mobility। आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो अगर मैं आपको पूछूं कि किसका आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा, तो स्टूडेंट्स को लगता है, कंफ्यूज होते हैं जब पढ़ाई नहीं करते बराबर से, तो उनको लगता है लिथियम सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी दिखाएगा। नहीं, एक्वस फॉर्म में उसका साइज सबसे बड़ा है, तो उसका आयनिक मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगा। रादर सीशियम जो है उसका आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल क्वेश्चन के फॉर्म में, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी। फर्स्ट वन Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस, Cs प्लस एक्वस। ठीक है, Cs प्लस अभी जगह नहीं है, मैंने लिख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। तो आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, क्यों, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी एंड साइज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दूसरा
आयनिक मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा, Be+2 का ज्यादा होगा कि Mg2+ का, Mg2+ से ज्यादा Ca2+, Ca2+ से ज्यादा Sr2+, उससे ज्यादा Ba2+ का। सी F माइनस एक्वस, ये सब क्या है बच्चों, एक्वस, ये लिखना मत भूलना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक्वस फॉर्म में इनकी आयनिक मोबिलिटी, F माइनस एक्वस, उसका साइज बहुत ज्यादा है ना, साइज ज्यादा तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। Cl माइनस एक्वस, Br माइनस एक्वस एंड I माइनस एक्वस, ठीक है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, तो डेफिनेटली जिसका आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। तो कहना से कंडक्टिविटी ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आयोनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो क्वेश्चन है, समझो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फर्स्ट दिया हुआ है Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस एंड Cs प्लस एक्वस। तो आप बताओ, इनमें अगर हम लोग को कंडक्टिविटी चेक करना है तो आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसका है, रुबिडियम से ज्यादा किसका हो जाएगा बेटा, चलो लिख ही लेते हैं, Rb प्लस एक्वस एंड Cs प्लस एक्वस। तो जिसका क्या आयनिक मोबिलिटी ज्यादा, वो ज्यादा मूव करेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा शो करेगा। तो इस तरीके से आता है। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, सेम ही आंसर आने वाला है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको पूछ ले कि बताओ Be2+ और Mg2+ में से किसका आयनिक मोबिलिटी ज्यादा, तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा किसका हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में किसका मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, Mg2+ का, जबकि होना किसका चाहिए, Be2+ का। Be+2 हमको हमारे हिसाब से छोटा है, बट एक्चुअली एक्वस फॉर्म में वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में सोल्यूबिलिटी वाला पार्ट स्टार्ट तो किया है, पर खत्म नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पूरा हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ लिया है। मुझे एक बात बताओ, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ लैटिस डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ लैटिस डिसोसिएशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैटायन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अनायन। तो कहना है लैटिस एनर्जी क्या होता है, उसको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में मैंने हाइड्रेशन होता क्या है, हाइड्रेशन को अफेक्ट करने वाले चीजें कौन कौन से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, साइज एंड चार्ज, उसके बाद में हाइड्रेशन के एप्लीकेशंस पढ़ लिए। तो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव द होल एंड सोल आइडिया ऑफ व्हाट, हाइड्रेशन एंड लैटिस। सो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्युबिलिटी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो हमारा ये टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे। इस लेक्चर के एंड में आपको वापस से कोई पीडीएफ नहीं दिया गया है, मैं सॉल्युबिलिटी कवर करने के बाद ही पीडीएफ दूंगा, ताकि वो पूरा एक टॉपिक ही अच्छे से प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड हम कवर कर सके। तो स्टूडेंट्स, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्लीज आप लोग नोट्स को अच्छे से मेंटेन करिएगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ आप लोग सब जुड़े हुए हो, आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो। आई वांट कि आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।